हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा बायोलॉजी का ये 10वां लेक्चर है जिसमें हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चूंकि हम ये महेश ओडाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। इससे हम क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर की जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं उनका नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है। जैसे हमारा ये मस्तिष्क है तो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग में हमारा जो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है वह अवस्थित होता है। आगे है, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। आगे है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? जिसे हम मोटर स्किल भी कहते हैं। तो वह मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ललाट भाग से संबंधित है। प्रेरक कौशल ललाट हमारा जो आगे का जिसे हम फोरहेड कहते हैं उससे संबंधित है। मोटर स्किल या प्रेरक कौशल। आगे है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रोम्बेन सिफेलॉन है। रोम्बेन सिफेलॉन मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जैसे ये मानव मस्तिष्क मान लीजिए है तो इसका जो रोम्बेन सिफेलॉन हिस्सा है वो सबसे बड़ा है मानव मस्तिष्क में। आगे है, यहाँ एक नोट है कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी कहते हैं। अर्थात नर्वस सिस्टम के अध्ययन के विज्ञान को हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे है, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? जब हमें कम नींद आती है तो हम उसको चिकित्सीय भाषा में कौन सी शब्दावली देते हैं? तो वह चिकित्सीय भाषा में अनिद्रा कहलाती है और इसे इंग्लिश में इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस कहते हैं। कम नींद आने का जो चिकित्सीय शब्दावली है वह अनिद्रा है या इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस है। आगे है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? मस्तिष्क का अंतराली केंद्रक भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। तो ये याद रखिएगा, जो अंतराली केंद्रक है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। आगे है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? जो साधारण मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.3 किलोग्राम। ये साधारण मानव के मस्तिष्क का भार होता है। आगे है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है, जिसे हम स्पाइनल कार्ड भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं हम देखते हैं ना कि हमारा ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क से एक रीढ़ के सहारे, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के सहारे एक रस्सीनुमा संरचना हमारे पूरे रीढ़ के साथ जुड़ी होती है, उसे हम मेरु रज्जु कहते हैं। इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का ही भाग है जो शरीर के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करता है या और समन्वय स्थापित करता है। तो मेरु रज्जु मस्तिष्क का ही एक भाग है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है। जो सेरेब्रल है वो पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो सेरेब्रल है वो पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी रोग है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। आगे है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? जो ये नर्वस सिस्टम है सबसे पहले किस जीव में विकसित हुआ? वो है हाइड्रा, जो कि एक जलीय जीव है। एक जलीय जीव हाइड्रा है जिसमें तंत्रिका तंत्र का सबसे पहले विकास हुआ। आगे है,
मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्रेनियल नर्वस कहते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है? वो 12 जोड़ी होते हैं, यानी 24 तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे कपाल में होती हैं। आगे है, कपाल की बात हो रही है, हड्डी की बात नहीं हो रही। नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाओं की बात हो रही है कि पूरे कपाल में कुल कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़ी। आगे है, मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं या स्पाइनल नर्वस में स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी होती है? तो वह 31 जोड़ी होती है। ये दोनों आप देख लीजिएगा। जैसे हमारा ये माइंड है, ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क से जुड़ी एक संरचना रीढ़ के सहारे पूरे शरीर के नीचे तक रहती है, जहाँ तक रीढ़ होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे मस्तिष्क में यहाँ पे 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, लेकिन जो हमारा ये मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, 12 जोड़ी यहाँ, 31 जोड़ी मेरु रज्जु में। आगे है, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है? जैसे भूख लग गई या फिर हमारा पेट भर गया, तो इसकी जो कौन सा भाग इसे नियंत्रित करता है? वो है हाइपोथैलेमस। वो बताता है कि हाँ अब हम खा चुके, अब हमारा पेट भर चुका है। वही बताता है कि हाँ पेट खाली है, कुछ लाओ। तो यह हाइपोथैलेमस कार्य करता है। भूख और तृप्ति को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। आगे है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? वह है मानव मस्तिष्क से। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव मस्तिष्क से संबंधित है। आगे है, शरीर के अन्य भाग सभी अंगों की तुलना में किस अंग को, जो शरीर के अन्य भाग हैं, शरीर के अन्य सभी भागों की तुलना में किस भाग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? किसकी आवश्यकता? ऑक्सीजन की। तो वो है मस्तिष्क को। हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उससे ज़्यादा, उसमें भी सबसे अधिक आवश्यकता हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की होती है। क्योंकि कोई चीज़ एक बार स्थिर हो भी सकता है, इंटरनल जो सिस्टम है उसकी बात नहीं करें, लेकिन जो हमारा माइंड है वो कहीं ना कहीं चलता ही रहता। सोते हुए भी वो सोता तो नहीं है, हाँ स्थिर जरूर थोड़ा हो जाता है। तो शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? जो तंत्रिका टिश्यूज हैं, जैसे एक तंत्रिका को हम लोग बोलते हैं ये एक कोशिका है, लेकिन जब कई तंत्रिकाएं मिलती हैं तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं या ऊतक बोलते हैं। क्योंकि तंत्रिकाओं से मिलकर बना है, इसे तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। तो यही बात की गई है कि तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वह उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरु रज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना है। अर्थात जो ऊतक होते हैं वो संदेश को मेरु रज्जु तक भेजते हैं कि आप इस आवेग को नियंत्रित करो या देखो कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। जो रिफ्लेक्सिव एक्शन की हमने बात की है उसकी खोज सबसे पहले मार्शल हॉल ने की थी। और रिफ्लेक्सिव प्रतिक्रियाओं का जो कंट्रोल है वो हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है? सबसे पहले हम पढ़ ही चुके हैं, मिडुला ऑब्लोंगेटा। आगे है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? वो है परानुकंपित तंत्र। जैसे हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उसकी तरंग गति ऐसे से आता है, वो पिचकते हुए ऊपर पचक जाएगा, फिर फूलेगा, फिर पिचके फिर फूलेगा। इसी तरीके से भोजन हमारे शरीर में आमाशय तक पहुंचता है। तो उसकी ग्रंथियों से जो श्रवण उत्तेजना होती है वह किस तंत्र द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्र द्वारा। ये साइंस का थोड़ा क्रिटिकल वर्ड होते हैं, तो आप इसको एक दो बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे है, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं?
कौन सा ऐसा हमारे शरीर का सिस्टम है जो समन्वय करता है, वो है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम जिन्हें हम कहते हैं। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्रावी तंत्र है या सिस्टम है। आगे है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है। जैसे कोई मनुष्य खाए जा रहा है, वो जान नहीं पा रहा है कि उसे कब नहीं खाना है, तो वो किसी बीमारी से ग्रसित होता है। वो कौन सी बीमारी है? बुलीमिया जिसे हम कहते हैं। बुलीमिया नामक बीमारी से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो खाता जाएगा, उसे फील ही नहीं होगा कि अब हमारा पेट भर चुका है। तो बुलीमिया नामक बीमारी हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, जो कि हम खाना कितना खा लें इसका हमें कोई चेतना नहीं होता। आगे है, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? जैविक घड़ी मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। आगे है, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि और हैबेन्युला ग्रंथि से निर्मित होता है। एपिथैलेमस जिसे हम कहते हैं किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो वो है पीनियल ग्रंथि और हैबेन्युला ग्रंथि। आगे ये फैक्ट आप इसको याद रखिएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर हमारे मस्तिष्क से संबंधित रोग है। आगे है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं ना कि जो मांसपेशियां होती हैं उनमें आवेग बढ़ाने के लिए हम कहीं ना कहीं सोडियम की मात्रा को लेते हैं, या नमक जिसे हम कहते हैं। आगे है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क, जैसे ये मस्तिष्क है तो कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम और तीसरा है ब्रेन स्टेम। आगे है, मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। आगे है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहलाता है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहलाता है। आगे है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष या एक्सोन के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं ऐसे होती हैं, आप देखेंगे कई आकार के होते हैं, उसमें कई सारे होते हैं, ऐसे बीड्स लगे होते हैं। तो वो इसकी बात कर रही है कि तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? ये कक्ष है जिसे हम तंत्रिकाक्ष कह रहे हैं, इसके चारों ओर किस पदार्थ का आवरण लगा होता है? मेलिन। इसमें मेलिन का आवरण चढ़ा होता है। आगे है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? मस्तिष्क में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। पूरे शरीर में हम सुई चुभाते हैं, दर्द होता है और ये मस्तिष्क ही बताता है, लेकिन आप मस्तिष्क में सुई चुभाएंगे तो फिर कौन बताएगा? जब मस्तिष्क में ही सुई चुभा दिया गया तो उसमें पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। आपको कहीं भी कोई चोट लग जाए, कहीं सुई चुभा दी जाए, कुछ भी हो जाए तो तुरंत माइंड संकेत देता है कि आपको चोट लगी है, लेकिन अगर स्वयं मस्तिष्क को चोट लग जाए तो वह अनुभव नहीं कर पाता है। आगे है, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? वो है तंत्रिका कोशिका में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव के जन्म के बाद, जब मनुष्य का जन्म हो जाता है उसके पश्चात कोशिका विभाजन मानव मस्तिष्क की तंत्रिका में नहीं होता। जैसे हमें कहीं पैर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, मान लीजिए घाव बन गया, तो धीरे धीरे भर जाता है। और कहीं शरीर के अन्य सबसे अधिक जो कोशिका का विभाजन होता है वो हमारे लीवर में होता है, और
हमारा जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, अगर वो एक बार खराब हो गई हो दोबारा नहीं बनती हैं। इसीलिए कभी भी सर में चोट लग जाती है तो रिन्यू नहीं हो पाता, वो इसीलिए क्योंकि कोशिकाओं में ये तंत्रिका कोशिकाओं में क्षमता ही नहीं होती है कि वह कोशिका विभाजन कर सकें। और अन्य में ये होता है कि खराब हो गई तो उनको छिड़क छिड़क के ख़त्म कर दिया जाता है, उन पर नई कोशिकाओं का विकास हो जाता है उनके नीचे से। याद रखिएगा, मानव जन्म के पश्चात जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन नहीं होता, अर्थात चोट लग गई तो फिर वो ठीक होने की गुंजाइश उसमें नहीं होती है। आगे है, यहाँ पे चिकित्सा उपकरणों की बात की गई है और उनके उपयोग के बारे में बताया गया है। जैसे सीटी स्कैन, सीटी स्कैन हम सुनते हैं ना, सीटी स्कैन होता है, उसका उपयोग क्या है कि शरीर में असामान्यता के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस लिए करवाया जाता है? इसका उपयोग हृदय में विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वहीं ऑटो एनालाइजर का प्रयोग, जो चिकित्सीय उपकरण है, उसका उपयोग जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए किया जाता है। और पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। पेसमेकर हमारे हार्ट में होता है। तो देखिए, सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय से ही संबंधित होता है। वहीं ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में इसका प्रयोग होता है, जबकि पेसमेकर का प्रयोग हृदय की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। आगे है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम, मानव मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है, मानव शरीर की वृद्धि, स्मृति और तर्क करने का केंद्र होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम वृद्धि, स्मृति और तर्क की क्षमता को बताता है। आगे है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? जैसे एक तंत्रिका कोशिका है, उसमें कई ऐसे निकले होते हैं, तो जब उससे कोई दूसरी जुड़ी होती है तो जो जुड़ाव होता है, दूसरी तंत्रिका, मान लीजिए तंत्रिका कोशिका है, फिर दूसरी जुड़ी, फिर से यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ से तीसरी जुड़ी, तो ये जो तंत्रिका कोशिकाओं की जुड़ना है, तो उनके मिलन जो पॉइंट है उसको सिनेप्स कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इसके मिलन बिंदु को साइनेप्स कहते हैं। कभी भी आए कि जैसे अन्य कोशिकाओं के मिलने को कुछ और कहते हैं, उसी तरीके से जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके मिलन बिंदु को साइनेप्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बायोलॉजी का ये 10वां लेक्चर तंत्रिका तंत्र से संबंधित था। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।